दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम अगेन जो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक है, इसके चैप्टर्स को हम कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो से पहली जो वीडियो थी, उसमें मैंने क्या है चैप्टर नंबर 17 यानी कि ये प्रेसिडेंट टॉपिक जो था ना, प्रेसिडेंट जो टॉपिक था उस वीडियो में कवर किया है। और ये लगभग 3 से 4 वीडियो जो है मैंने इसकी बनाई है, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी भी ना हो और छोटे-छोटे पार्ट्स में अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें। तो 3-4 वीडियो में मैंने जो चैप्टर है प्रेसिडेंट जो उसको पूरी तरीके से कवर करा। तो आज हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो चैप्टर नंबर है 18। चैप्टर नंबर 18 किससे रिलेटेड है? वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स की बात करें कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल्स में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर जो 63 है, यहाँ लिखते हैं हम आर्टिकल 63 है। 63 से लेकर जो 71 तक ये सभी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, कितने समय का टेन्योर होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, कैसे उसको रिमूव किया जाता है, और भी हैं जैसे कौन उसको शपथ दिलवाता है। तो इसी से रिलेटेड जो भी है वो इन आर्टिकल्स में इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि द प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस एंड दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन के वाइस प्रेसिडेंट। इसमें क्या है देखो, इसमें बताया है कि जो प्रेसिडेंट हमारा होता है ना वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारे इंडिया में। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, तो फर्स्ट सिटीजन जो है वो होता है प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन जो है वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो उनके बाद जो अगर नंबर जो आता है ना, सेकंड सिटीजनशिप कहते हैं, तो दूसरा जो नागरिक होता है या सेकंड जो हाईएस्ट ऑफिस होती है वो होती है वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट की। और ये जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट की, जो पूरी पोस्ट है, इनका जो ऑफिस कार्यालय है वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है? अमेरिका में का जो कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, ये जो ऑफिस का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में कहाँ से लिया? अमेरिका से। यहाँ दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक तो पहला ये कि ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री की। दूसरा जो है वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है या इसकी जो ऑफिस कार्यालय है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? तो अमेरिका के। नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करें तो देखो, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मैं आर्टिकल्स को उस टॉपिक से जो भी रिलेटेड आर्टिकल है उसको साथ साथ में है वो कवर कराऊंगा। तो आर्टिकल नंबर जो 66 है ये बताता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। तो द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये कह रहा है कि जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में कि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था भारत की जनता के द्वारा। ठीक वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट है वो भी एक इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ही इज इलेक्टेड by the members of an electoral college consisting the members of both the House of Parliament. Thus, this electoral college is different from the electoral college for the election of the president in the two full। तो ये क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल जो मतदान सूची होती है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उसमें केवल और केवल बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हमारी जो संसद है उसके दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, वही केवल केवल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एक पॉइंट टू रिमेंबर होता है वन। अब इस वन का क्या मतलब है? तो ये इसमें बताया गया है कि पहले हमारे इंडिया में क्या था कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता था उसमें क्या है कि दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग होती थी और दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग में एक उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता। लेकिन ये जो रूल्स था, ये जो रिचुअल थी कब तक चली थी? 1961 तक, यानी कि 1961 तक लगातार ऐसे ही होता था कि दोनों सदनों को एक साथ बैठाया और उसके बाद क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता था। लेकिन 1961 से ये जो प्रोसेस थी इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया और अब क्या है कि इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा, जिसमें बताया गया है कि पहले है इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों ही मेंबर, देखो यहाँ पे टर्म से इंपॉर्टेंट, बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं।
जबकि अभी हमने क्या देखा था, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, प्रेसिडेंट के केस में क्या था कि जो पार्लियामेंट के केवल केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते थे, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये जो राज्य की विधानसभाएं जो होती हैं उनके सदस्यों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, यहाँ उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जबकि प्रेसिडेंट के केस में क्या देखा था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो पार्टिसिपेट करते थे। अब इन दो इस ऐसा क्या है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट की जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि तो इसके पीछे जो मेन कारण है वो क्या है, तो द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, कि प्रेसिडेंट क्या है, हमारे स्टेट्स का हेड है, एंड हिज पावर एक्सटेंड वॉट द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज द स्टेट, तो उसकी जो पावर है वो दोनों कहाँ तक रहती है, सेंटर पर भी और स्टेट्स पर भी, यानी कि वो दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन संभालता है, भाई एक तरफ उससे केंद्र का भी और दूसरी तरफ अपना राज्य का भी, और राज्य कैसे अपने द्वारा जो उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो उसके द्वारा ये राज्य का जो स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको संभालता है। तो ये, और दूसरी बात क्या है, ये राज्यों का एक मुखिया होता है प्रेसिडेंट। कॉन्सिक्वेंटली इट इज नेसेसरी है दैट इन हिज इलेक्शन नॉट ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड प्ले देयर पार्ट बट द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड हैव अ वॉइस। तो कह रहा है ऐसे केस में जब वो एक राज्यों का एक मुखिया होता है तो ऐसे में एक दायित्व बनता है कि प्रेसिडेंट जो चुना जाता है तो उसमें राज्य की भी भागीदारी होनी चाहिए, मतलब राज्य के सदस्यों के द्वारा भी उसको चुना जाना चाहिए। बट व्हेन we come to the president, his normal function are to preside over the council of states। तो प्रेसिडेंट के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि उसको केवल केवल जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसका ही संचालन करना है, उसको ही जो है वो प्रेसाइड करना है। यही एक कारण है, इट इज ओनली अ रेयर ओकेजन एंड दैट टू फॉर अ टेम्परेरी पीरियड दैट ही मे बी कॉल्ड अपॉन टू शमून एज्यूम द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कहना ये बहुत ही कम या कभी कभी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है कि जब कभी वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को संभालता है। और ये हमने देखा था कि बाई चांस कोई रीजन आ जाए, जैसे कोई प्रेसिडेंट है वो अपना एक रिजाइन दे दे या किसी कारणवश की जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका चार्ज संभालते हैं। तो दिस बीइंग टू सो it does not seem necessary that the members of the state legislature should also be invited to take part in the election of the vice president। तो यही कहना है कि यही एक कारण है कि जिनकी वजह से राज्य के सदस्य हैं उनको इस मतदान सूची में नहीं जोड़ा गया था वाइस प्रेसिडेंट की। व्हाट द मैनर ऑफ इलेक्शन इज सेम इन बोथ द केसेस, लेकिन जो एक मैनर है, जिस तरीके से इलेक्शन जो करवाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट और का प्रेसिडेंट का, वो दोनों का ही मैनर है वो सेम है। Thus, the vice president election, like that of the president's election, is held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote, and vote is done by the secret ballot। तो ये क्या कहना है कि दोनों जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की जो प्रोसेस है एक इलेक्शन को कंडक्ट कराने की, वो दोनों की सेम है। वो कौन सा है, SPRS सिस्टम, PRS प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यही एक दोनों ही मेथड है, ये एक मेथड है जो दोनों के इलेक्शन में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो हुज डिसीजन इज फाइनल। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है या कोई भी एक डिस्प्यूट है, कोई भी एक विवाद है, तो इसका जो डिसीजन इसका कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि कोई भी एक डिसीजन लिया जाता है ऐसे केस में, इलेक्शन से संबंधित केस में, तो उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, जो उसने एक बार कह दिया वो कह दिया। द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट
कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ये तो दोनों प्रोसेस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी हमने समझी थी कि इस आधार पर आप चैलेंज नहीं कर सकते कि कोई पार्टी जाकर कहने लगे कि साहब हमारे 2 मेंबर्स उस समय पे एब्सेंट थे, इसीलिए इसे दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। If the election of a person as a vice president is declared void by the Supreme Court, act done by him before the date of such declaration of Supreme Court are not invalidated। तो ये वही कह रहा है कि ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि यदि सुप्रीम वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के द्वारा उनको अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है साहब वो बन गए, तो इस पीरियड के दौरान अगर उन्होंने कोई भी एक डिसीजन लिए और लेते भी भाई इंपॉर्टेंट डिसीजन वो लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनका इलेक्शन को अगर रद्द कर दिया तो उसके बाद इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी इनके द्वारा निर्णय लिए गए थे उनको खत्म कर दिया, नहीं वो कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस। क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड कंडीशंस। तो पहला है क्वालिफिकेशन। तो टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन शुड फुलफिल दी फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। तो ये कह रहे हैं वही कि कोई भी व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, ये जो कुछ क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करना होगा। पहला क्या है, पहली क्राइटेरिया है कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात तो भारत का नागरिक हो। दूसरा है ही हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, और वो 35 साल जो है वो पूरी कर चुका हो। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता वो रखता हो। नेक्स्ट पॉइंट है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो वह किसी भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो या किसी भी कोई भी एक पब्लिक मतलब सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ ये टेबल दी हुई है, टेबल 18.1 है, इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट 1952 टिल 2017। ये बता रहा है 1952 से लेकर 2017 तक अब तक कितने प्रेसिडेंट जो है वो बन चुके हैं, उसकी टेबल दी हुई है। और टेबल को आपको याद करना है कि ज़्यादा नहीं, लगभग ऐसे 15-16 करीब में है, 15-16 करीब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अभी हैं, 16 अभी हैं। जगदीप धनखड़ जी हैं वो 16 में है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो आपको याद करनी, तो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट है पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो बने थे। दूसरी बार फिर से ये अगेन बन गए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका मतलब क्या है कि सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन जो है ना वो 2 बार लगातार वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहे थे। तीसरी बार 1962 में जाकिर हुसैन बने थे, फिर बीबी गिरी, फिर जीएस पाठक, फिर बी एड जट्टी। नेक्स्ट आते हैं सीरीज में आर वेंकटरमन और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और नेक्स्ट जो बने थे 1992 में के आर नारायण, 1997 में कृष्णकांत, 2000 में बी एस शेखावत और 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी, 2012 में फिर से अगेन मोहम्मद। तो ये 2 बार बने हैं, 2 बार मोहम्मद जो अंसारी जी हैं। और 2017 में बने थे एम वेंकैया नायडू। और उसके बाद जो अभी बने हैं कौन है आपको बताना, 16 में है, चलो मैं फिर से बताता हूँ, जी हैं जगदीप धनखड़ जी, धनखड़ जेडी, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं जेडी साहब जो है वो अभी करंट में वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर मैं बात करूं तो कि अब तक वो लगातार 2 बार जो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे वो 2 ही थे, एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हैं वो हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। ये ऐसे 2 पर्सन्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर 2 बार रहे थे। नेक्स्ट है कहते हैं कि बट आ सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन द गवर्नर और एनी स्टेट एंड अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन और एनी स्टेट नॉट डिजिन टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ बताया गया है वही कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस पर या प्रेसिडेंट की ऑफिस पर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगेन फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट must be subscribed by at least 20 electors as proposers and 20 electors as seconders। तो ये बताना कि यदि कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके समर्थन में 20 व्यक्ति, तो 20% तो ऐसे होंगे जो एक प्रपोजर्स हैं उसको समर्थन कर रहे हैं, दूसरे और बैकडोर में
सपोर्ट कर रहे होंगे उसे फिर से सेकेंडर्स। तो कुल मिलाकर ये डाटा बताया गया है कि 40 लोगों का उसे समर्थन होना चाहिए। यहाँ कुछ सिक्योरिटी बताई गई है कि जो कि जमा करनी होती है आरबीआई में, जो कि 15,000 है, ये बाद में बदल दी जाती है। वहीं अब बात करते हैं हम ओथ और अफर्मेशन की। तो कौन से आर्टिकल में ओथ का जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल नंबर जो 69 है, आर्टिकल 69 है, तो ये बताता है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है। देखो यहाँ बताया गया है कि बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन। एक जो भी व्यक्ति है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज संभालेगा, उसको अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले एक ओथ लेनी होगी, ओथ और अफर्मेशन जो लेना होगा। और उसमें वो क्या चीज बताते हैं, बताता है कि भाई देखो, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वही है कि भारत का जो संविधान है उसको वो बचा के रखेंगे, उसके प्रति बिल्कुल सच्चता जो है वो बरतेंगे। दूसरा है टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस, और अपना जो कर्तव्य है वो पूरी श्रद्धा से करेंगे। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय। अब ये कहना है कि चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट अपना कार्यभार संभालेंगे तब भी शपथ लेते हैं, या कोई भी अन्य व्यक्ति जो है यदि वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज संभालता है तो उसे भी इसी तरीके की जो ओथ है वो लेनी ही होगी। कि भाई वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन दे रखी है भाई कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो जो मेंबर है, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, या किसी कौन से व्यक्ति को किस पद पर नहीं, तो पहली बात तो यही है कि वो संसद के किसी भी सदन का मेंबर ना हो, ना ही राज्य की जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, उनका वो मेंबर हो। इफ एनी सच पर्सन is elected vice president, he is deemed to have vacate his seat in that house on the date on which he enter upon his office। यदि कोई व्यक्ति अगर इस पद पर है, मान लो वो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो अगर सपोज करो वो भाई इलेक्शन लड़ा और वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो जीत जाता है, तो मान लेते हैं कि आज भी 17 तारीख है, 17 तारीख को रिजल्ट आया, अब इसको भाई शपथ वपथ लेकर 19 तारीख को जो है वो इस चार्ज संभालना है। तो इसमें क्या है कि 19 तारीख से पहले ही पहले इसे ये एमपी का जो पद है ना वो इसे छोड़ना होगा, इसे वैकेट करना, उसे वो करना होगा। ठीक है, तो ये बताया गया। दूसरा है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो अगेन ये बताया गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। टर्म एंड वैकेंसी, टर्म का मतलब कितना टेन्योर होता है और कब कब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में जो आर्टिकल नंबर 67 ये बताता है टर्म। तो आर्टिकल 67 कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो कितने समय के लिए कार्यभार संभालते हैं, 5 साल के लिए। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, और ये डेट कब से काउंट की जाएगी, कि जिस दिन से वो अपनी ऑफिस में एंटर कर जाएंगे, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, उस डेट से वो है वो 5 साल काउंट की जाएंगे। एंड हाउएवर he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the president। वो अपना रेजिग्नेशन मतलब क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट जब कभी भी अपना रिजाइन करेगा तो ये रेजिग्नेशन जो लेटर होगा वो किसको देगा, प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट, ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, और अपने कार्यकाल समय से पहले भी उसे हटाया जा सकता है। और इसकी जो प्रोसेस होगी, अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के केस में एक प्रक्रिया बताई गई, एक प्रोसेस बताई गई है महाभियोग चलाने की, इम्पीच करने की, इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसी कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड एग्री टू बाय द लोकसभा। अब ये कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या है कि राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, और ये रेजोल्यूशन जो होगा वो उसकी एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाएगा। अगर ये राज्यसभा पास कर देती है उसके बाद ये लोकसभा जाता है, और लोकसभा में भी इसकी सहमति लेनी होती है। लेकिन क्या क्राइटेरिया होगा, कितने वोटिंग इसे सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बताया गया है कि लोकसभा में भी इस चीज़ को सपोर्ट किया गया हो और उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। दिस मीन्स
that this resolution should be passed in the Rajya Sabha by an effective majority and in the Lok Sabha by a simple majority। तो ये बताया कि राज्यसभा में तो भई एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जाएगा, जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा इसको पास किया जाए। It must be noted here that the effective majority in India is only a type of special majority and not a separate one. फर्दर दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन दी राज्यसभा एंड नॉट इन दी। अब ये कह रहे हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो इसका जो रेजोल्यूशन होगा वो केवल केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं ला सकता। जबकि प्रेसिडेंट के केस में कैसे क्या देखा था हमने, प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि चाहे तो लोकसभा हो और राज्यसभा दोनों में से कोई सा भी जो हाउस है वो ये जो उसके संबंध उसको हटाने के लिए रेजोल्यूशन जो है वो ला सकता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में केवल केवल ये पावर जो है वो राज्यसभा के पास ही है। But no such resolution can be moved unless at least 14 days advance notice has been given। तो ये कह रहा है कि उसे लाने के लिए क्या पहले 14 दिन का एक नोटिस देना होगा। Notably no ground has been mentioned in the constitution for his removal। तो प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पर हटाया जाएगा, कोई संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं दे रखा है कि किस कौन से ग्राउंड पे उसको हटाया जाए। The vice president can hold office beyond his term of 5 years until his successor assume the charge, and he is also eligible for the re-election to that office। He may be elected for any number of terms। तो इसमें ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि केवल केवल जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यालय है, केवल कार्यभार जो है वो 5 साल का है, वो तब तक उस पद पर रहता है जब तक कि उसके बाद का जो व्यक्ति है वो चार्ज नहीं संभाल लेता है, तब तक वो उस पोस्ट पर रहता है। और हमारे यहाँ कोई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई भी पर्सन 1 या 2 बार ही इलेक्शन लड़ेगा, वो जितनी भी चाहे जितनी भी बार देखे वो इलेक्शन लड़ सकता है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे हमने देखा था कि अभी पीछे डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, देखो कृष्णन इन्होंने क्या 2 बार इलेक्शन लड़ा था। ऐसे हामिद अंसारी जी हैं, वो भी क्या 2 बार वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था। तो ये है कि कोई भी कितनी बार इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी एक टाइम लिमिट नहीं है, बाउंडेशन नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसी इन ऑफिस। भाई कब ऑफिस में जो है वो वैकेंसी क्रिएट होती है। आर्टिकल नंबर 80 या आर्टिकल नंबर 68 में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कब वैकेंसी क्रिएट होती है इसके बारे में बताया गया है। A vacancy in the vice president office, आर्टिकल 68। देखो अगेन मैं हर टॉपिक में हर जो सब टॉपिक है ना उससे रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट से वो आर्टिकल हाथ के हाथ बता रहा हूँ, जिससे कि क्या है कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं रहेगी। अब वैकेंसी इन दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेस में। कब कब हो सकती है, देखो या तो उसका जो कार्यालय है जो टेन्योर है वो 5 साल पूरे हो जाए तब उसकी वैकेंसी क्रिएट होती है, या वो खुद रिजाइन दे दे, या उसको हटा दिया जाए, या किसी भी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन 4 केसेस में जो है वो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अन्यथा फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकम डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड। तो 5वें केस में क्या बताया गया कि या तो उसका इलेक्शन ही बिल्कुल ही वर्ड घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, और दूसरा है या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मतलब उसको इम्पीचमेंट के द्वारा उसे हटा दिया गया और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इन 5 केसेस में जो है वो एक वैकेंसी क्रिएट होती है। When the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of sitting vice president and election to fill। तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है, अगर किससे रिलेटेड है कि यदि जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है उसका जो टेन्योर है वो पूरा होने जा रहा है। जैसे मान लो अभी किसी भी वाइस प्रेसिडेंट का जो 5 साल का समय है वो पूरा होने को जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो इलेक्शन होता है ना उसके समय से पहले कराना होता है। मतलब अब सपोज करो कि आज मान लेते हैं भाई 30 दिसंबर है और पता लगती है कि भाई 30 दिसंबर को जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है कि वही वैकेंसी क्रिएट हो इससे पहले ही पहले जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कर लिए जाएंगे 30 तारीख से पहले ही पहले, ताकि ये जैसे ही हटे तो जो चुना हुआ व्यक्ति जो होगा वो इस जो पद है इसको वो संभाल सके। इफ द ऑफिस फॉल वैकेंट बाय द रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ or otherwise, then election to fill the vacancy should be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy। तो यहाँ बताया गया कि भाई यदि इन केसेस में किस केसेस में, यदि कोई भी व्यक्ति क्या है अपना रिजाइन दे दे, ठीक है,
या उसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन केसेस में क्या है कि इसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसके तुरंत बाद जो है वो अगर होती है। भई देखो अगर कोई व्यक्ति इसने रिज़ाइन दिया तो ऐसा तो है नहीं कि सब अंतर्यामी है, उसे पहले ही पता होगा भाई ये व्यक्ति है कल को रिज़ाइन दे देगा, आज इलेक्शन करा लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, वो तो रिज़ाइन देने के बाद ही पता लगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने रिज़ाइन दे दिया है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि जो इलेक्शन होता है वो हमेशा बाद में कराया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए। और जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा रिमेन्स इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ही एज्यूम चार्ज टू हिज ऑफिस। तो ये कह रहा है जिस दिन से जो नया व्यक्ति चुनकर आया है, जिस डेट से वो कार्य जो ऑफिस को संभालेगा, तो उसका जो टेन्योर होगा वो पूरे कितने 5 साल का होगा, 5 वर्ष का होगा। प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शंस के बारे में इसमें कवर करेंगे वही। यहाँ इलेक्शन से एक टॉपिक रहेगा शायद इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में, लेकिन हमने उसको पहले कवर कर ही लिया था कि भाई इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, कोई इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, इलेक्शन डिस्प्यूट है, तो उसमें जो किसका डिसीजन फाइनल रहता है, जो डिसीजन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है ना, वो फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है फाइनल होगा, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो आर्टिकल नंबर 64, भाई आर्टिकल को तो चबलो पकड़ के। फंक्शंस ऑफ द क्या होता है भाई, ही एक्ट एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, वो राज्यसभा का एक एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। अब यहाँ पर ये एक्स ऑफिसर शब्द जो है वो वर्ड जो है इसका मतलब क्या है, भाई हमारे यहाँ क्या है कि एक बार में 2 पद नहीं संभाल सकते, तो एक वाइस प्रेसिडेंट का और एक चेयरमैन का। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि ये जो राज्यसभा का एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। इन हिज कैपेसिटी हिज वर्क एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दोस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो उसके भी काम क्या होता है, जैसे लोकसभा का स्पीकर के काम होते हैं कि वो क्या कि सदन की कार्रवाई को चालू रखना, तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का, वो चेयरमैन का काम होता है। इन दिस रिस्पेक्ट ही रिजेंबल द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु आल्सो एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द सीनेट। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अमेरिका में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ का भी जो राज्यसभा सीनेट जो अपर हाउस है उसके चेयरमैन का काम करता है, वैसे ही हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा को संभालते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि ही एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ एंड अदरवाइज। कि यदि एक कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है भाई प्रेसिडेंट की ऑफिस में, वो कब जब वो रिजाइन दे दे या उसको हटा दिया या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे केस में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसका कार्यभार संभालते हैं। ही ऑल्सो एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी एक्ट। तो ये कहना है कि अगर ऐसे केस में वैकेंसी क्रिएट होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कराने होते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन बन जाता है कि यदि वैकेंसी रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट या डेथ की वजह से कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है, तो कितने समय के अंदर अंदर जो है वो नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाए। तो टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ। फर्दर, when the sitting president is unable to discharge his functions due to absence, illness या any other causes, the vice president discharge his function until the president resume। तो ये कह रहा है कि यदि चलो ऐसा ही नहीं है, दूसरी बात कारण भी है कि यदि मान लो जो अभी सिटिंग प्रेसिडेंट है वो किसी कारणवश जो अपना काम करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में पता लगी वो बीमार हो जाते हैं, लंबे समय के लिए बीमार हो गए, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट उसकी मदद करते हैं। भाई वो उनका जो चार्ज जो होता है उसको संभालते हैं और जब तक काम करते हैं, जब तक कि वो सही होकर दोबारा से एज्यूम नहीं आ जाते हैं अपने ऑफिस में, तब तक वो संभालेंगे। और जैसे ही वो आते हैं, वही वो वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के अपने पद पे आ जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का जो वर्क है वो अपने आप वो संभालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाई इसमें, व्हाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये कह रहा है कि जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं, तो उस समय पे राज्यसभा की जो चेयरमैनशिप है उसको नहीं संभालेंगे, उसको छोड़ देंगे। और इस दौरान जो है जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, वो जो है वो कार्यभार संभालेंगे, किसका, राज्यसभा के चेयरमैनशिप का। The Constitution has not fixed any emolument for the Vice President. In that capacity, he draws his regular salary as the capacity as ex officio chairman of the राज्य सभा। तो ये कह रहा है कोई अलग से सैलरी नहीं है वाइस प्रेसिडेंट की, राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी है, वही सैलरी है। 2018 में पार्लियामेंट ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया था, 4 लाख रुपए, जबकि प्रेसिडेंट की कितनी हुई थी, 5 लाख रुपए पर मंथ की। तो इसमें सब वही बताया, इसमें फैसिलिटीज बताई गई हैं भाई, उसको क्या क्या मिलता है, रहने के लिए एक आवास मिलता है, मेडिकल सुविधाएं हैं, ट्रेवल और अदर फैसिलिटी है, मजे ही मजे हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद, सब फैसिलिटी मिलेगी भाई। ड्यूरिंग
एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द सैलरी और अलायंस पेएबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बट द सैलरी। तो यहाँ पर भी क्या कहा है कि जब कभी भी वो प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं, कभी भी जब कभी संभाले प्रेसिडेंट का, तो इस पीरियड के दौरान उनको जो सैलरी दी जाती है वो प्रेसिडेंट वाली ही दी जाएगी, ना कि राज्यसभा के चेयरमैनशिप वाली। तो सैलरी जो होगी वो प्रेसिडेंट वाली ने। इंडिया के और वही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में तुलना की गई है, क्या क्या है। तो द ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। देयर इज अ डिफरेंस, ये बता रहा है भाई यहाँ पे कुछ अंतर है, क्या क्या है देखते हैं। तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट वैकेंट एंड रिमेन द प्रेसिडेंट फॉर द एक्सपायर्ड टर्म टू हिज प्रेसिडेंस। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में मान लो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ना, वो इसका चार्ज जो है वो संभालेंगे, इनके चार्ज को वो एज्यूम करेंगे भाई, संभालेंगे। और ऐसा नहीं है, तो ये जो बनते हैं ना, ये पूरे 5 साल के लिए संभालेंगे। नहीं नहीं, जो जितना समय रह जाता है, जितने समय के लिए रह जाता है उतने समय, जैसे सपोज करो 5 साल मान ली कि अमेरिका में जो है वो 5 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का। भाई 2 साल इन्होंने काम करा, 2 साल के बाद पता लगी कि भाई इनकी मृत्यु हो गई और जगह अभी खाली हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट जो बनेंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे बचे हुए 3 साल के लिए। मतलब 3 साल तक ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन हो वहाँ पे, तीन जो बचा हुआ समय है उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट उसका पद संभालेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑन द अदर हैंड डज नॉट assume the office of the president when it falls vacant for the unexpired term. He merely serve as an acting president until the new president assumes charge. और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ अगर वैकेंसी कोई क्रिएट होती है प्रेसिडेंट की, इंडिया में क्या है कि अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट चार्ज संभालते हैं, लेकिन उतने समय के लिए जब तक कि दूसरा व्यक्ति चुन के नहीं आ जाता है। भाई दूसरा व्यक्ति इलेक्टेड होकर नहीं आ जाता है, जैसे ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है उस समय फिर छोड़ देते हैं, फिर अगेन अपना वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो संभालते हैं। ये हमारे यहाँ अंतर है। फ्रॉम द above it is clear that the constitution has not assigned any significant function to the vice president in that capacity. Hence some scholars call him his superfluous highness. This office was created with a view to maintain the political continuity of the ministry. तो इसमें यही बताया गया है भाई हमारे यहाँ क्यों कुछ अलग रखा गया और जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो बेसिकली क्यों बनाया गया। ये बनाया गया जब कभी मान लो कोई जरूरत पड़ जाती है या कोई असमर्थता है, असमर्थता है, अनस्टेबिलिटी है कोई, या प्रेसिडेंट जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब आने वाले हैं अपने काम काज करने में, तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो उनके बाद उस पद को संभाल सके, इसीलिए जो पोस्ट है वो बनाई गई है। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, देखो आगे पढ़ाया था कि 63 बताता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिस चेयरमैन है राज्यसभा का। 65 बताता है कि कब कब वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का चार्ज संभालेंगे। 66 बताता है 64 इलेक्शन कैसे होगा राष्ट्रपति का। 67 टर्म कितने समय होगा। फिर 68 में बताया गया भाई कि वैकेंसी कब अगर हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की पद की तो उसे टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए। 69 69 में भाई शपथ, और 70 में क्या है कि प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, मतलब नहीं वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किन केसेस में प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस है उनको डिस्चार्ज करेगा। तो इस तरीके से हमारा भाई जो चैप्टर है वाइस प्रेसिडेंट का वो खत्म होता है। मैं आप तो पॉइंट जैसे मैं इसमें बताऊं तो ये है कि ये 3 लोग थे जो वाइस प्रेसिडेंट बने। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन। ये पहले क्या थे? एम्बेसडर्स थे। कहाँ के? यूएसएसआर के। फिर इनको बाद में इनको क्या वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। दूसरे हैं बीवी गिरी। बीवी गिरी जो है वो हाई कमिश्नर है, उच्चायुक्त, और ये कहाँ के? श्रीलंका के थे। तीसरा है के आर नारायण। ये इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट है आपको याद करने, के आर नारायण। ये एम्बेसडर थे चाइना के, जो कि क्या है वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एम्बेसडर थे चाइना के। अब कुछ ऐसे पर्सन हैं जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भी रहे हैं। कौन कौन है भाई? तो एक तो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरे हैं भाई बीवी गिरी, तीसरे हैं भाई आर वेंकटरमन,
चौथे हैं भाई जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो ऐसे पर्सन्स हैं जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही रहे हैं, 4 पर्सन। और ये 3 पर्सन ऐसे हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले ये एम्बेसडर हाई कमिश्नर्स भी थे। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताओ, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।